बिना समय गवाए हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मुख्यतः साइंस का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस कृत्रिम रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो रॉकेट जाता है ऊपर, उसमें इसको एक ईंधन के तौर पे, जैसे पेट्रोल हम ईंधन के तौर पे यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस ईंधन के तौर पे यूज करते हैं, उसी तरीके से एक कृत्रिम रबड़ भी है, उसको हम ईंधन के तौर पे प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम रबड़ है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया रबड़ है। तो कौन सा ऐसा रबड़ है जिसको हम ईंधन के रूप में रॉकेट में प्रयोग करते हैं? तो ये थाइकोल है। ठीक है, थाइकोल जो रबड़ है एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है, जिसको कि हम ईंधन के रूप में, और कहाँ के ईंधन, तो रॉकेट में जो ईंधन, ये नहीं कि अपने जो बाइक है उसमें थाइकोल आप यूज करेंगे, नहीं, कहाँ पे यूज होगा? ये रॉकेट में होगा। याद कैसे करेंगे? देखिए, कॉल है, कॉल मतलब कोयला जैसा सेंस दे रहा है, और कोयला भी तो एक प्रकार का ईंधन है ना। तो थाइकोल जो रबड़ है वो आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन एक कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा जिसे मैन ने बनाया है। अगर हम बात करें कि जो सेरिकल्चर वगैरह होती है, तो उसमें तो प्राकृतिक रेशा मिलती है, जैसे कपास के पौधे हैं, तो उसमें तो प्राकृतिक है, वो आप रोपेंगे तो हो जाएगा, तो वो प्राकृतिक ने बनाया। लेकिन अगर बात करें कृत्रिम रेशा, तो कौन से है इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। रेयान, देखिएगा, रे यान, याद कैसे करेंगे? यान, यान मतलब कि मोटर गाड़ी, यान को मैन ने बनाया, तो इससे हम याद करेंगे रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। नायलॉन यानी कि नया कुछ, ठीक है, नया कुछ, तो नया कुछ मानव ही बनाता है, तो ये भी जो नायलॉन है वो भी एक प्रकार का आपका कृत्रिम रेशा है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का जो कपड़ा आप पहनते होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि वो भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। वहाँ पे तो सूती यूज होता नहीं है, सूती वस्त्र में ही तो कपास यूज होता है, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है। लेकिन अगर पॉलिस्टर की बात करें तो ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। क्रोमियम ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है? देखिए, जो कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब द्विधर्मी, यानी कि एसिडिक भी वो कभी शो करता है, कभी बेसिक भी नेचर शो करता है। ठीक है, यानी कि अम्लीय या क्षारीय जो नेचर है वो शो कर सकता है। तो अगर हम बात करें क्रोमियम ऑक्साइड की, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितने भी ऑक्साइड हैं मेटल के, वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ एक छोड़ के, अपवाद को छोड़ के, कुछ हो जाते हैं आपके क्या? एम्फोटेरिक। और एक ऐसा एक्सेप्शन है, एसिडिक हो जाते हैं। कौन? आपके क्रोमियम के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेटल के ऑक्साइड हालांकि बेसिक होता है, लेकिन अगर क्रोमियम के ऑक्साइड है तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये अपवाद है उसको याद रखना है, क्योंकि अपवाद पूछे जाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होता है? द्विधर्मी, जिसको हम कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन उसी पे है। इसमें किसके ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी या द्विधर्मी, यानी कि दोनों धर्म शो करता है, यानी कि ये एसिडिक भी नेचर शो करेगा और बेसिक भी, अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो देखिएगा, ये जो जाप एलिमेंट है, याद करने का ट्रिक है, जाप, JAP, ठीक है, यानी कि जिंक, एल्युमिनियम और लेड, ये ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, यानी कि द्विधर्मी होते हैं। कभी ये एसिड जैसा बिहेव करते हैं तो कभी ये बेसिक जैसा बिहेव करते हैं। मेटल के ऑक्साइड जनरल रूल क्या कहता है कि बेसिक होते हैं। क्रोमियम के ऑक्साइड एसिडिक हो जाते हैं, अपवाद। लेकिन अगर जाप की बात करें तो ये उभयधर्मी होते हैं। जाप को कैसे याद रखेंगे? जो किसी के लिए जापता है वो कभी इधर जाके जापेगा, कभी उधर जाके जापेगा, यानी जो जापने वाले लोग होते हैं ना, वो दोनों नेचर शो करते हैं, जिधर जाएंगे वैसा नेचर शो करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जाप को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। धातु कर्म, जिसे हम इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं, के दौरान पाए जाने वाले अयस्क में जो गंदगी होती है उसको क्या कहते हैं? अयस्क जो होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें ओर के साथ बहुत सारे ऐसे कचरा फैले रहते हैं, ठीक है, उसको हटाना पड़ता है, तो उस कचरा को कहते हैं गैंग। ठीक है, उसके साथ जो गंदगी होती है गैंग। और उस कचरा को हटाने के लिए बाहर से एक मटेरियल डालते हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स। ठीक है,
यानी कि जो बाहर से मटेरियल डालें उसको फ्लैक्स कहें। और ये फ्लैक्स और गैंग जब मिल गए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लैग, यानी कि धातुमल। बात समझ में आई। गैंग किसको कहते हैं, गैंग में अपना नाम सुना होगा ना, यानी कि गंदगी वाले को कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। ठीक है। और फ्लक्स, फ्लक्स जो बाहर से फ्रेश डाला गया हो, फ्लक्स को इस तरह से याद रखिएगा, जो फ्रेश हो, डालने के बाद क्या बन गया, दोनों मिलके स्लैग बन गया। ठीक है, तो इस तरह से तीनों याद रखिएगा। देगाना, DEGANA एक प्रकार का माइन है, कहाँ, जिससे कि टंगस्टन उत्पन्न होता है। ठीक है, या टंगस्टन वहाँ से निकाली जाती है। कहाँ का ये खान है, तो देखिए देगाना। देखिए अगर आप राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया में जाएंगे तो गाना वाना वाला जो ये बूढ़े लोग रहते हैं, सारंगी लेके बजाते रहते हैं, अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे, या राजा हिंदुस्तानी वगैरह में भी देखे होंगे। वो राजस्थान का सीन है, जहाँ पे जैसलमेर वाला जो एरिया है उसका सीन काफ़ी लिया जाता है मूवी में। तो वहाँ पे गाना वाना बूढ़े लोग एकदम से वो पगड़ी बांध के बजाते रहते हैं। तो गाना से याद रखेंगे कि ये राजस्थान का ये देगाना खान है। यहाँ से टन टन की गाना आवाज़ आती है ना, तो टंगस्टन, इस तरह से याद करेंगे। वो जो सारंगी बजाते हैं टन टन की आवाज़ आती है उससे। तो इससे हम याद रखेंगे जो देगाना खान है वो राजस्थान की है, वहाँ से टंगस्टन उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है बेडीले आइट किसका अयस्क है। देखिएगा थोड़ा सा आप कह सकते हैं अनयूजुअल ये वाला क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आपका जर्कोनियम किससे किससे प्राप्त होता है। देखिए जर्कोनियम को प्राप्त करने के लिए दो ही ओर हैं। एक है जरकोन, जिससे को कि आप याद कर लेंगे क्योंकि जरकोनियम ऐसे ही कॉमन चीज़ें निकल के आ जाएगी कि जरकोन से जरकोनियम निकलता है। लेकिन एक दूसरा अयस्क है बेडीले आइट। देखिएगा बेड है, उसके बाद डील है, फिर आइट है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए बेड जो अगर कोई बेड रहता है, बेड मतलब बूढ़ा रहता है, उसको गांव वगैरह में जाएंगे तो क्या जो औरतें होती है वो कहती है, जो बेड होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको कहते हैं कि जर के मर जाओ। ठीक है, इस तरह से मतलब गाली देते हैं। तो जर के यानी कि जरकोनियम बेड हो, मतलब कि जो बेड होता है उसको जर के मतलब जल के मरने के गाली सुनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है लेकिन आपको लग रहा है कि याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक मिनट फिर से मैं देख लूँ कि कहाँ गया ये। हाँ ठीक है, तो ये वाला चीज़ें याद हो जाएगी कि जो आपके यहाँ पे देखिएगा बेडीले आइट। ठीक है, इंग्लिश में दिया रहेगा BAD से, तो जर्कोनियम याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन धातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। देखिएगा अगर हम बात करें पारा, तो पारा को तो सब जानते हैं कि पारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जो कि एक मेटल है। लेकिन एक और मेटल है, कौन, गया हुआ, एक गया गुजरा एक और मेटल है। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन एक गया गुजरा मेटल कौन है, गैलियम। इस तरह से याद रखेंगे कि ये गया गुजरा है, इसी वजह से ये लिक्विड में रहा। ठीक है, हालांकि पारा के बारे में भी आपको पता है। तो ये दोनों जो आपके मेटल हैं जो कि लिक्विड अवस्था में होते हैं, जो कि इनके गुणों के विपरीत है। इनके गुण नहीं है कि ये लिक्विड अवस्था में रहें। ये जनरली सॉलिड अवस्था में, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड अवस्था में, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली गैस अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।